शहर का सरताज कौन? जी हां, बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए उत्तराखंड में 11 मेयर सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। पार्टी ने पहले 6 सीटों के लिए और फिर बाकी 5 सीटों पर भी अपने कैंडिडेट अनाउंस किए। किरण जैसल हरिद्वार में मेयर पद के लिए उम्मीदवार बनाई गई हैं। आशा उपाध्याय श्रीनगर से, शैलेंद्र रावत कोटद्वार से, कल्पना देवलाल पिथौरागढ़ से, अजय वर्मा अल्मोड़ा से और विकास शर्मा रुद्रपुर से पार्टी के उम्मीदवार हैं। जबकि देहरादून मेयर के लिए सौरभ ठपलियाल, ऋषिकेश के लिए शंभू पासवान, रुड़की के लिए अनीता देवी अग्रवाल, हल्द्वानी के लिए गजराज सिंह बिष्ट और काशीपुर के लिए दीपक बाली को मैदान में उतारा गया है। तो बीजेपी ने सभी मेयर पद के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पहले 6 नाम थे पहली लिस्ट में और दूसरी लिस्ट में 5 नाम थे और इस तरह से सभी को ये बता दिया गया है सभी मेयर पद के उम्मीदवार कौन हैं और उनके लिए पूरी ताकत के साथ पार्टी जुट गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी इन सबको शुभकामनाएं दी गई और साथ ही साथ बधाई भी दी गई है। तो बीजेपी के सभी मेयर प्रत्याशियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दी और कहा कि उम्मीद है कि नगर निकाय चुनाव में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता बीजेपी को अपना समर्थन देगी और इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों की ऐतिहासिक विजय सुनिश्चित करेगी। बीजेपी के साथ ही कांग्रेस ने भी अपने मेयर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने ऋषिकेश में दीपक जाटव को उम्मीदवार बनाया तो हरिद्वार में अमरीश बालियान को टिकट दिया। रुड़की में कांग्रेस ने पूजा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है, जबकि रुद्रपुर में मोहन खेड़ा को मेयर पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया। अल्मोड़ा में भैरव गोस्वामी पर दांव खेला है बीजेपी ने, जबकि देहरादून से वीरेंद्र पोखरियाल और कोटद्वार से रंजना रावत को उम्मीदवार बनाया है। तो चलिए अब उन नेताओं के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी और ले लेते हैं जो मुख्य रूप से इन उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल है, चाहे बात बीजेपी की करें या कांग्रेस की। सबसे पहले बात बीजेपी के गजराज सिंह बिष्ट की कर लेते हैं। हल्द्वानी से मेयर पद के प्रत्याशी बनाए गए हैं। गजराज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और पूर्व में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और राज्य बनने के बाद से ही लगातार विधायक टिकट की रेस में शामिल रहे हैं, लेकिन आखिरकार बीजेपी ने गजराज को मेयर का टिकट दिया, चुनाव मैदान में उतारा है। देर रात टिकट अनाउंस होते ही गजराज के घर पर सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता जमा हो गए। खूब जश्न मनाया इन्होंने। गजराज ने भी पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। ये गजराज सिंह बिष्ट है जिन्हें बीजेपी ने मेयर पद के लिए कैंडिडेट के तौर पर इनका नाम सेलेक्ट किया है। कई अहम पदों पर ये रह चुके हैं। गजराज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं, बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और कई बार विधायक पद के लिए उस टिकट के दावेदारों में रहे हैं, लेकिन फिलहाल मेयर उम्मीदवार उन्हें बनाया गया है। गजराज सिंह बिष्ट हल्द्वानी से मेयर प्रत्याशी बने, जिसके बाद देखिए उन्हें बधाई देने वालों की भीड़ किस तरह से उनके घर पर लग रही है। बाकायदा घर वालों ने आरती उतारी और इस तरह से जश्न मनाते दिखे परिवार और समर्थक। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, विशेष रूप से हमारे इस प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा आज मुझे यहाँ पर हल्द्वानी नगर निगम के लिए चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया है। उन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया है। मैं अपने परिवार, अपने पूरे परिवार की ओर से अपनी तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से उनका धन्यवाद करता हूं। मैं पूर्व केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यह चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतेगी और इस मेयर की सीट को हम उनकी झोली में डालने जा रहे हैं।
निकाय चुनाव के लिए आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। रविवार को उम्मीदवारों ने ताबड़तोड़ नामांकन किए और आज भी नॉमिनेशन होंगे। वहीं बीजेपी कांग्रेस के साथ ही कई निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं और आज नामांकन करेंगे। आपको बता दें, राज्य में 11 नगर निगमों, 43 नगर पालिका परिषद और 46 नगर पंचायतों समेत 100 नगर निकायों के लिए चुनाव हो रहे हैं। 23 जनवरी को मतदान होना है, जिसके नतीजे 25 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। तो 23 जनवरी को वोटिंग होनी है और 25 जनवरी को नतीजे आ जाएंगे। कुल 107 में से 100 नगर निकायों के लिए चुनाव होने हैं। बीजेपी कांग्रेस सबने पूरी तैयारी कर ली है और सोच समझकर काफी मंथन के बाद सबने अपने कैंडिडेट अनाउंस किए। खासकर मेयर पद को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही उम्मीद है कि इस बार उनका पलड़ा भारी होगा। 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका परिषद और 46 नगर पंचायतों में वोटिंग होनी है। 23 तारीख को लंबे इंतजार के बाद शहर का ये चुनाव हो रहा है उत्तराखंड में, जिसकी तैयारी भी सबने मुकम्मल की है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी और दीपांकर भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र हल्द्वानी से है, दीपांकर भट्ट हमारे साथ देहरादून से मौजूद हैं। शैलेंद्र, अब तो अनाउंसमेंट भी हो गई, नाम फाइनल हो गए और आज आखिरी दिन है नॉमिनेशन का। अगर हल्द्वानी की बात की जाए और वहां के आसपास के जगहों पर नॉमिनेशन के लिए कितने लोग आज कतार में दिखेंगे? आखिरी दिन के इंतजार में कौन कौन था? जो 5 बड़े नगर निगम है जी, जो हमारे कुमाऊं के 5 नगर निगम है और जिसमें 3 बड़े नगर निगम हल्द्वानी, रुद्रपुर और काशीपुर और 2 जो नए नगर निगम बने हैं अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, आज सभी जगह नामांकन होने हैं और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के ही प्रत्याशी नामांकन करने वाले हैं। हल्द्वानी में तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी या फिर निर्दलीय प्रत्याशी जो बड़े चेहरे हैं वो सब के सब नामांकन करने वाले। हल्द्वानी की बात करूं तो यहां से गजराज सिंह बिष्ट और कांग्रेस के ललित जोशी, इन दोनों के बीच में एक कड़ा मुकाबला यहां पर रहने वाला है। तो वो लोग आज नामांकन करने वाले हैं। कांग्रेस ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने भी जबरदस्त तैयारियां की हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी तो तकरीबन 1 किलोमीटर का रोड शो करते हुए नामांकन वाली जगह पर पहुंचेगी और बीजेपी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं हल्द्वानी में रहने वाले, नैनीताल की पेरिफेरी में रहने वाले, वो सब इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही रुद्रपुर में विकास शर्मा, जो कि बीजेपी ने जिन्हें प्रत्याशी बनाया है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बेहद करीबी माने जाते हैं, वहां पर भी बीजेपी ने बिल्कुल भव्य तैयारियां की हैं। इसी तरीके की तैयारी काशीपुर में भी है। लेकिन हल्द्वानी और रुद्रपुर में एक बेहद खास बात देखने को यह मिल रही है कि यहां पर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय से आते हों, वो भी अपनी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। मुस्लिम समुदाय से आते हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश के प्रभारी हैं अब्दुल मतीन सिद्दीकी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अभी तक टिकट का अनाउंसमेंट नहीं किया है, तो वो भी अपना यहां पर नामांकन करने जा रहे हैं। उसी पार्टी के शोएब अहमद सिद्दीकी, वो भी अपना नामांकन करने जा रहे हैं। इसी तरीके से रुद्रपुर में राजकुमार ठुकराल बीजेपी के पूर्व में विधायक रहे हैं, लेकिन अब निर्दलीय हैं, भारतीय जनता पार्टी से बाहर हैं, तो वो भी चुनावी ताल ठोकने जा रहे हैं। हालांकि जो पिथौरागढ़ की स्थिति है, वहां पर कांग्रेस की स्थिति साफ नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी बिल्कुल भव्य नामांकन की तैयारी कर चुकी है। तो पार्टियों की तैयारियां, निर्दलीय प्रत्याशियों की तैयारियां पूरी जोरों पर है और जो चुनाव होगा, चुनाव से पहले माहौल बनाने का एक तरीके से ये पहला मौका है जिसमें पार्टियां अपनी ताकत दिखाएं। प्रदर्शन का मौका भी हो जाता है ये राजनीतिक दलों के लिए। पहले इतना नहीं हुआ करता था, लेकिन अब जब राजनीतिक दल अपना पर्चा देते हैं, अपना सिंबल देते हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पर शक्ति प्रदर्शन भी होता है। बने रहे हमारे साथ। दीपांकर देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं। दीपांकर, देहरादून और उसके आसपास के इलाकों के बारे में बताएं कि यहां पर आखिरी दिन, खासकर मेयर के तमाम जो उम्मीदवार हैं वो आखिरी दिन ही पर्चा दाखिल करने जाएंगे, तो यहां किस तरह का शोर शराबा देखने को मिलने वाला है? हाँ बिल्कुल मेनका, क्योंकि राजधानी है देहरादून और राजधानी में मेयर सबसे बड़ा ये नगर निगम पूरे प्रदेश का 100 वार्ड यहां पर है और यहां की पूरी तैयारियां आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस ने आखिरी वक्त पर यहां पर अपने उम्मीदवार घोषित किए। यहां पर बीजेपी ने सौरभ थपलियाल को उम्मीदवार बनाया। जिस तरह गजराज बिष्ट का संगठन का एक बड़ा अनुभव है, उसी तरीके से देहरादून में अगर बात करें तो सौरभ थपलियाल को 2022 में डोईवाला से भी उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा था, तब उन्हें मौका नहीं मिला। लेकिन जिस राजनीति से आते हैं, भारतीय युवा मोर्चा की राजनीति से आते हैं और अब यहां पर उन्हें फाइनली पार्टी ने, युवा चेहरा है पार्टी का, तो उन्हें यहां पर उम्मीदवार बनाया और सौरभ थपलियाल को पार्टी ने यहां पर मौका दिया है। तो आज सौरभ थपलियाल अपना नॉमिनेशन करेंगे। इसी तरीके से कांग्रेस ने वीरेंद्र पोखरियाल को यहां पर
उम्मीदवार बनाया है, वो भी संगठन के साथ जुड़े हुए रहे। यहां पर कांग्रेस ने भी चेहरा बदला है। सूर्यकांत धस्माना 2 बार यहां उम्मीदवार थे, लेकिन उसके बाद दिनेश अग्रवाल, और इस बार पार्टी ने यहां पर नया चेहरा वीरेंद्र पोखरियाल के तौर पर दिया है। तो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दोनों ने युवा चेहरे यहां पर दिए हैं। राजधानी की सीट है, 7 विधायक जो बीजेपी के हैं, शहर का जो पूरा क्षेत्र आता है वो 7 के 7 विधायक बीजेपी के हैं। तो जाहिर सी बात है कि आज जब नॉमिनेशन होगा तो बीजेपी एक तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश भी करेगी, क्योंकि राजधानी की सीट है। लास्ट टाइम सुनील उनियाल गामा यहां पर उम्मीदवार रहे, 5 साल मेयर यहां पर रहे, और एक सरकार की प्रतिष्ठा खासतौर पर राजधानी की सीट पर दांव पर लगी होती है। तो बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि आज नॉमिनेशन से कम ये मैसेज देने की कोशिश करे कि भारी भरकम जो समूह समर्थन है वो सौरभ थपलियाल के साथ है। तो यही कोशिश कांग्रेस की भी होगी। इसके अलावा ऋषिकेश, रुड़की, हरिद्वार, श्रीनगर, यहां पर भी आज कोटद्वार, यहां पर भी नॉमिनेशन होने। तो गढ़वाल में 6 नगर निगम बढ़े, इसके अलावा बाकी नगर पालिकाएं, क्योंकि आखिरी दिन पर आके नॉमिनेशन टिका है, आखिरी दिन आज नॉमिनेशन का है, तो सारे नॉमिनेशन आज ही होने। तो कुल मिला के आज जितने नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें, सब जगह आज पूरा राजनीतिक गहमा गहमी देखने को मिलेगी। मेनका ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, प्रशासन ने भी तैयारी मुकम्मल कर रखी होगी आज की तस्वीर को देखते हुए खासकर, और आपने बताया कि बहुत बड़ी संख्या है उन लोगों की भी जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, जो कभी बीजेपी और कांग्रेस का हिस्सा होने के बावजूद। क्या शहर का चुनाव छोटे स्तर पर चुनाव होता है, कई बार यहां पर पार्टी से बढ़कर जो व्यक्तिगत लोकप्रियता है वो भी देखने को मिलती है। ऐसा दिख रहा है क्या इस बार? गढ़वाल अगर क्षेत्र की बात कर ले, कुमाऊं क्षेत्र की बात कर ले तो देखिए, जरूर पार्टी ने, अगर मैं हल्द्वानी की बात करूं, बीजेपी की बात करूं, तो चाहे कांग्रेस की बात करें, तो दोनों ने ही बिल्कुल फ्रेश चेहरे दिए हैं। हालांकि सीट जनरल है, सीट जनरल होने के बावजूद भी बीजेपी हो या कांग्रेस अपना कैंडिडेट रिपीट नहीं किया। बीजेपी के तो 2 बार से मेयर थे जोगेंद्र रौतेला, तो बीजेपी ने उनकी एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए और एक फ्रेश चेहरा देने के लिए और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए उन्होंने एक बिल्कुल फ्रेश चेहरे के रूप में उतार दिया है गजराज सिंह बिष्ट को। हालांकि उनका पार्टी का बहुत बड़ा अनुभव है, लेकिन एक खास बात मेनका जी ये देखने को रही है कि बीजेपी ने अपने जो युवा मोर्चा के पदाधिकारी, यानी जो सेकंड लाइन के लोग हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में, उन सबको, ज्यादातर लोगों को उनको टिकट दिया है। तो इससे बेहद साफ है कि भारतीय जनता पार्टी जो युवाओं की बात कर रही है वो युवाओं को आगे करके ही राजनीति करना चाहती है, और उसके संकेत उसने बेहद साफ दे दिए हैं। और इसी चेहरे को आगे रख करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा तो है ही, और साथ में जो युवा चेहरे उसने पेश किए हैं, चाहे वो रुद्रपुर में या फिर यहां आप अल्मोड़ा में ले लीजिए, हल्द्वानी में ले लीजिए, काशीपुर में, ये सब लोग पुराने चेहरे तो हैं, लेकिन ये चेहरे बेहद ही युवा हैं। तो ऐसे में कांग्रेस ने भी इसी तरीके के दांव खेले हैं। कांग्रेस ने भी युवा चेहरों को यहां पर मैदान में उतारा है। हल्द्वानी में ललित जोशी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश के सचिव रहे हैं और छात्र संघ के नेता हैं। तो हल्द्वानी में तो एक तरीके का मुकाबला मैं बता दूं कि 2 पुराने छात्र संघ के नेताओं के बीच में देखने को मिल रहा है। दोनों ही आमने सामने पहले छात्र संघ का चुनाव भी लड़ चुके हैं 90 के दशक में। तो ऐसे में यहां पर जो मुकाबला है, जिस तरीके की बातें आप कह रही है कि जो चेहरा महत्वपूर्ण होता है, चेहरा जरूर महत्वपूर्ण होता है, और यही वजह है कि लास्ट मोमेंट में यह टिकट डिक्लेयर किया गया। और पार्टी को यही था, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, उनको यही था कि चेहरा महत्वपूर्ण होगा, और यही जो पार्टी के कार्यकर्ताओं की राय थी, संगठन के कार्यकर्ताओं की राय थी, बल्कि नेताओं की राय कुछ इतर थी। लेकिन इसके बावजूद जो है संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उनकी बात को तरजीह चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी उस पर दी गई है। तो इसलिए मुकाबला कड़ा रहने वाला है, क्योंकि यह पूरा का पूरा मुकाबला अब चेहरों पर हो गया है। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग फाइट भी होगी, और खासकर जब नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं तो इसी तरह का देखने को मिलते हैं, ये फाइट भी ऐसी देखने को मिलती है। और जैसा कि आपने कहा भी कि ये वही चेहरे हैं जो इंटरेस्टिंग हैं, और यही वो चेहरे जो संगठन को और मजबूत करेंगे, जीत कर आएंगे तो अपने अपने संगठन को। दीपांकर करो कि एक बार फिर से करूंगी। दीपांकर, यहां पर अगर हम गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो कोई ऐसा फैसला टिकटों को लेकर, चेहरों को लेकर जो थोड़ा आश्चर्यजनक हो, या फिर इसी तरह का होना था, ये पहले से ही था? मेनका जो खास बात है वो पूरी राजनीति अगर उत्तराखंड की समझे तो देहरादून की अगर बात करूं, और हल्द्वानी जिस तरह शैलेंद्र बता रहे थे, ये 2 बड़े नगर निगम है और दोनों क्षेत्रों की राजनीति का केंद्र है। हल्द्वानी कुमाऊं की पॉलिटिक्स का सेंटर है, तो देहरादून गढ़वाल की पॉलिटिक्स का केंद्र है। बहुत नामों की अलग अलग चर्चाएं थी। गजराज बिष्ट को जिस तरीके से टिकट मिला है, वहां पर एक ठाकुर चेहरा है। इसी तरीके से अगर देहरादून की बात करूं, सौरभ थपलियाल ब्राह्मण फेस है। तो जो जातिगत समीकरण वो कहीं ना कहीं राजनीति में मायने रखते हैं, ये बात साफ हो चुकी है। दूसरी अहम बात यह कि देहरादून जिस तरह का क्षेत्र है और यहां पर जो मिक्स क्राउड है, खासतौर पर पहाड़ का एक बड़ा वोटर यहां पर है, तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो,
जिस पहाड़ के नाम की पूरी राजनीति चलती है वो यहां पर इग्नोर नहीं हो सकती। कम से कम ये दोनों पार्टियों ने साफ किया है। दोनों पार्टियों ने साफ किया, चाहे कुमाऊं में हो, चाहे गढ़वाल में हो, हल्द्वानी में हो, कोटद्वार में हो, कि हम पहाड़ के चेहरे के साथ चलेंगे। क्योंकि ये रिस्क दोनों पार्टियां यहां पर नहीं ले सकती थी कि अगर हम पहाड़ के चेहरे को यहां पर नहीं देंगे, जिसका पहाड़ी मूल से सीधा ताल्लुक हो, तो कहीं ना कहीं वो वोट का लॉस पार्टी को हो सकता है। दिनेश अग्रवाल को लास्ट टाइम कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था बिल्कुल, और यही लोग हैं जो कि पिलर का काम करते हैं, नींव के पत्थर की तरह काम करते हैं एक संगठन के लिए, और ऐसे में इनका लोकल होना, मजबूत होना बहुत जरूरी है। इनकी पॉपुलैरिटी लोगों के बीच होना बहुत जरूरी है कि कितनी पैठ है, कितना लोगों से मिलते घुलते हैं, उनके दुख सुख में साथ देते हैं कि नहीं देते हैं। और इन तमाम फैक्टर्स का, जातिगत और तमाम समीकरण का ध्यान रखा गया। अनाउंसमेंट हो चुकी है और आज गाजे बाजे के साथ ये सभी उम्मीदवार नॉमिनेशन के लिए पहुंचेंगे, तो वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद आप दोनों का इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो एक शक्ति प्रदर्शन के साथ, रोड शो के साथ ये तमाम नेताओं ने तैयारी कर ली है। जब ये नॉमिनेशन फाइल करने जाएंगे तब, और कई बड़े सीनियर नेता भी इनके साथ देखने को मिल सकते हैं। निकायों के टिकट फाइनल करने के बाद अब पार्टियों के आगे की नई रणनीति क्या है, नई चुनौती क्या है, वो है बगावत मैनेजमेंट की रणनीति। बीजेपी हो या कांग्रेस, कई सीटों पर दोनों ही पार्टियों में कोहराम मचा हुआ है, और वो इस कोहराम को कैसे कंट्रोल करेंगे आपको दिखाते हैं। नगर निकायों के लिए चले मैराथन मंथन के बाद दोनों ही पार्टियों ने नगर पंचायत से लेकर नगर निगम तक के टिकट फाइनल कर लिए। लेकिन अब नई समस्या टिकट नहीं मिलने से नाराज बगावती तेवर अपना चुके नेताओं को मनाने की है। पहले बात बीजेपी की करते हैं तो बीजेपी ने अपने सांसद और विधायकों को मैनेजमेंट में जुटा दिया है। कोटद्वार के दुगड्डा में टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी नेता और निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष भावना चौहान निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। उत्तरकाशी में बीजेपी नेता और पूर्व पालिका अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान भी पार्टी कैंडिडेट के खिलाफ नामांकन करा चुके हैं। रामनगर में बीजेपी के कई नेता बगावत पर उतर आए हैं, तो लक्सर में बीजेपी नेता शिवम कश्यप ने बीएसपी ही ज्वाइन कर ली। अल्मोड़ा में बीजेपी के बागी भैरव गोस्वामी को कांग्रेस ने हाथों हाथ मेयर का टिकट थमा दिया। लोहाघाट, गंगोलीहाट, भाजपुर और बनबसा में भी बगावत के स्वर उठ रहे हैं। कहीं पर किसी प्रकार की ऐसी समस्या जहां लग रही हो कि कोई किसी में नाराजगी होगी, तो प्रदेश स्तर पर हमारे माननीय सांसद गणों को, विधायक गणों को जो नाराजगी जिनके अंदर है उनको नाराजगी दूर करने के लिए कहा गया है। और निश्चित रूप से ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता बागी नहीं हो सकता है, पार्टी के साथ खड़े होने वाले हैं। कांग्रेस में भी बगावत कम नहीं है। टिकट नहीं मिलने से नाराज टिहरी के घनसाली में अनुसूचित विभाग के जिलाध्यक्ष विनोद लाल शाह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। रुद्रप्रयाग में कांग्रेस नेता संतोष रावत भी बगावत कर चुनाव लड़ रहे हैं। तो रुड़की में पूर्व मेयर यशपाल राणा की पत्नी श्रेष्ठा राणा ने भी पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय ताल ठोक दी है। उम्मीदवार कई होते हैं, किसी को मौका मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। कुछ लोग बागी के रूप में लड़ते हैं, लेकिन अभी कांग्रेस में ऐसी स्थिति नहीं आई है। जो हमारे पर सूचनाएं आ रही हैं, कल तक क्लियर होगा कि क्या स्थिति बन रही। अगर कहीं पर ऐसी स्थिति आएगी, असंतोष चुनाव लड़ेंगे या बागी उम्मीदवार मैदान में होगा, तो निश्चित रूप से उनको मनाने का प्रयास किया जाएगा। निकाय चुनाव की ये बगावत कई जगह पार्टियों के समीकरण पूरी तरह उलट सकती है। पार्टियों की दिक्कत यह है कि उनके पास नाराज नेताओं को मनाने का वक्त कम है। 30 दिसंबर तक नामांकन और उसके बाद 2 जनवरी तक नाम वापसी का समय है। यानी महज 3 दिन के अंदर जिसने भी बगावतियों की मान मनोहार कर ली, उसकी चुनावी राह कुछ आसान हो सकती है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सुखी टॉप के आगे बंद हो चुका है। वहीं गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग से बर्फ हटाने के कार्य में बीआरओ की मशीनें लगी हुई हैं। बीआरओ की टीम धराली, हर्षिल, जसपुर, सुखी टॉप आदि स्थानों पर स्नोफॉल कटर जेसीबी मशीन की मदद से बर्फ हटाने के काम में जुटी है, जिससे रोड फिर से चालू हो सके। भारी बर्फबारी के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर तकरीबन 1 फीट से ज्यादा बर्फ गिरी है। हर्षिल और धराली में 200 से ज्यादा सैलानी फंसे हुए हैं।
उत्तरकाशी में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा में भी जमकर बर्फबारी हुई। मां गंगा के दर्शन के लिए श्रद्धालु मुखबा पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद है, लेकिन इन सब के बाद भी सैलानी मुखबा पहुंच रहे हैं और मां गंगा की पूजा अर्चना के साथ ही बर्फबारी का भी मजा ले रहे हैं। मुखीमठ मुखबा में बर्फ गिर रही है और यहाँ पर जो है रात से ही बर्फबारी हो रही है और निरंतर बर्फबारी हो रही है। और अभी हम यहाँ पे पूजा करके आए हैं गंगा मैया के मंदिर में, सोमेश्वर देवता नरसिंह देवता के मंदिर में पूजा कर दी है। और अभी यहाँ पर जो है यात्री लोग भी आ रहे हैं बर्फ में, और हर्सिल से और धराली से लोग पैदल आ रहे हैं, क्योंकि गाड़ी तो आ नहीं पाएगी क्योंकि बर्फ ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे अभी बर्फबारी प्रारंभ हो रखी है। पिछले दिनों बर्फबारी के बाद सैलानियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नए साल से पहले पहाड़ सैलानियों से गुलजार है, तो पर्यटकों को जाम से भी परेशान होना पड़ा। औली जोशीमठ मार्ग पर घंटों जाम लग रहा है, जबकि दूसरी तरफ 3 साल बाद सैलानियों को नए साल पर बर्फबारी देखने को मिल रही है। उम्मीद है कि आने वाले नए साल में सैलानियों की संख्या और बढ़ेगी।